नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बयान पर फिर बवाल हो गया है। दरअसल पिछले दिनों जब बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे तो उसी दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के संकटग्रस्त लोगों के लिए पश्चिम बंगाल अपने दरवाजे खुले रखेगा और उन्हें पनाह देगा। ममता बनर्जी ने यह तक कह डाला कि अगर बांग्लादेश के बेबस लोग पश्चिम बंगाल के दरवाजे खटखटाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें पनाह देंगे। बस फिर क्या था, जो होना था वो हो गया। बांग्लादेश की सरकार ने ममता दीदी के इस आपत्तिजनक व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार के सामने ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि ममता बनर्जी का बयान भड़काऊ था और इसमें बांग्लादेश के आंतरिक मामलों को लेकर गलत बातें कही गई थी। बांग्लादेश सरकार का तो यह भी कहना है कि ममता का यह बयान आतंकवादियों को ऐसी घोषणाओं का फायदा उठाने के लिए उकसा भी सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या अपने आप को देश की विदेश नीति से भी ऊपर समझती हैं या फिर वो पश्चिम बंगाल की एक अलग ही विदेश नीति बनाना चाहती हैं? सवाल यह भी है कि ऐसा बयान देने से पहले उन्हें क्या भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती है उसका भी ख्याल नहीं आया? क्या उन्हें यह नहीं पता था कि एक बचकाना बयान दोनों देशों की 50 साल की दोस्ती में खटपट पैदा कर सकता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी की मानसिकता को लेकर भी है, जो बार बार सामने आती है। बांग्लादेश के अंदरूनी मामले में दखल देना हो या तीस्ता जल बंटवारे को लेकर जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ था उसमें ममता बनर्जी ने थर्ड पार्टी बनने की इच्छा जताई थी, या फिर बजट का ही मामला ले लें ताजा। बार बार वो ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि इस बजट में बंगाल को कुछ मिला ही नहीं है। तो लगातार इस तरह की बातें करना, आखिर ये क्या राजनीति है? 5 की पंचायत में आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन पहले देखते हैं कि ममता बनर्जी के बयान के बाद जो बवाल हुआ है उसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। असहाय मानुष यदि बांग्लाय दरजा खटखटानी करे আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। ममता जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी। ममता जी, आप वही हैं जिन्होंने सीएए के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने सीएए का हमेशा विरोध किया है। ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको यह अधिकार है क्या? ये अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। आप भी केंद्रीय मंत्री रही हैं। This power does not belong to the state government at all. ये देश के संविधान के विरुद्ध है। कोई भी दूसरे देश का नागरिक किसको देश में लाना है, ये व्यवस्था भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का है और गृह मंत्रालय इसकी बात करता है। तो राज्य के अधिकार में ये नहीं है कि आप किसी को नागरिक बना दें। ममता बनर्जी जो रोहिंग्या को भारत में बसाना चाहती है, पर सीए के कानूनी माध्यमों से बांग्लादेश में धर्म के आधार पर सताए जा रहे अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध को नागरिकता देने पर हमेशा ही विरोध करती रही। ये दोहरा मापदंड है। वोट बैंक की खातिर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने की तैयारी की जा रही है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो ममता बनर्जी के बयान पर हो गया है बवाल, लेकिन इस बवाल के पीछे आखिर क्या है मानसिकता? क्या यह बंगाल को देश के बाकी हिस्सों से अलग दिखाने की कोशिश है? क्या ये वो दिखाना चाहती हैं कि विदेश नीति को लेकर बंगाल एक अलग सोच रखता है? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। जब तीस्ता जल बंटवारा हुआ था तब भी ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्हें थर्ड पार्टी यानी बंगाल का भी इस बातचीत में बंगाल को भी शामिल करना चाहिए था भारत और बांग्लादेश की बातचीत में। लेकिन ये मानसिकता सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। अभी खबरें केरला से आई थी जहां पर एक विदेश सचिव की नियुक्ति कर दी गई। एक आईएएस ऑफिसर को विदेश सचिव तक कहकर उसकी पोस्टिंग कर दी गई और ये कहा गया कि सीधे जो अरब देशों के साथ जो भी केरल के जो संबंध इश्यू जो हैं उसको वो सुलझाया जाएगा, जबकि ये मामला सीधे सीधे भारत सरकार के पास आता है, केंद्र सरकार के अधीन आता है। और जब केंद्र सरकार की जो विदेश नीति होती है उसमें सभी राज्यों की जो मुद्दे होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है। बात सिर्फ यही नहीं है, बात ये भी है बंगाल के बजट को लेकर। बंगाल के बजट को लेकर जो माहौल ममता बनर्जी ने बनाया है, अभिषेक बनर्जी ने बनाया है, टीएमसी ने बनाया है कि बंगाल को जैसे कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन मामले और भी हैं। बंगाल को इसके पहले जो बजट में मिला उस बजट का कितना सही इस्तेमाल हुआ, आज 5 की पंचायत में हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। हम ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर जो बांग्लादेश के साथ जो अब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर भी चर्चा करेंगे, बजट को लेकर जो विवाद है उस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अबू शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं रुद्राक्ष सान्याल जो प्रवक्ता हैं टीएमसी। वहीं समीर चौगांवकर जो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शिवम भी मेरे साथ होंगे। रुद्राक्ष, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, क्या सोचकर ममता बनर्जी ने यह बयान दिया? क्या सोच थी इसके पीछे? इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति थी, मुस्लिम तुष्टीकरण थी, या ये वो दिखाना चाहती थी कि भारत की विदेश नीति से भी ऊपर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं? रुद्राक्ष, देखिए, ममता बनर्जी बार बार यही बोलना चाहता है कि जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो मध्यवित्त निम्न मध्यवित्त लोग हैं, उनको उनके साथ खड़ा रहना चाहिए सरकार को हमेशा। तो जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी का सरकार है, वो हम बार बार देखे चुके हैं कि हम बंगाल में देखिए, पूरा देश में देखिए, जिस जगह में देखिए उनके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है या उनके खिलाफ कोई बोल रहा है या फिर जो लोगों के पास खड़ा है, लोगों के साथ है, उनके खिलाफ किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी प्रकार से बीजेपी वाले लोग पीछे पड़ जाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। जब उन लोगों की बारी आती है तब वो अपने काम ठीक से नहीं करते। अब वो जो बोलना चाहता है वो भी वो सुनने तैयार नहीं है। देखिए, जो बजट पेश किया है ना अभी, नहीं बजट की बात नहीं कर रहा, बजट की बात में रुद्राक्ष करूंगा, बजट की बात भी हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पे भी चर्चा करेंगे। अभी ताजा मसला ये है जो बांग्लादेश के लोगों को जो आमंत्रण पत्र, जो इन्विटेशन ममता बनर्जी ने जो भेजा था, हम उस पर बात कर रहे हैं, जिस बात पर बांग्लादेश की सरकार नाराज हो गई। अभी विषय वो है, उसके बाद हम बजट पर भी बात करेंगे। रुद्राक्ष, देखिए, मैं ममता बनर्जी बार बार यही एक ही बात बोलने की कोशिश कर रहा है, सबसे ऊपर इंसान है, मानुष है। अच्छा। तो उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो काम सरकार करना चाहते हैं जिससे लोगों के आम जनता को हानि पहुंचेगी या फिर उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए। और बंगाल की बात करिए तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जाति और धर्म की आधार पे बीजेपी अभी वोट कराने की कोशिश। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं रुद्राक्ष? मतलब जितने बांग्लादेशी हैं अगर वो भारत आना चाहते हैं तो उनको आने दें, और जो बंगाल का जो पूरा संतुलन बिगड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी इतने सारे घुसपैठी हैं, उन घुसपैठियों की तादाद में और बढ़ावा कर दें, और घुसपैठियों के नाम पे बांग्लादेशी घुसपैठियों, बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर ममता बनर्जी एक नया वोट बैंक तैयार कर लें? आप ये कहना चाहते हैं? और ये क्या तय करेगा कि किस सुनिए मेरी बात रुद्राक्ष, आपने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को शायद पढ़ा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते ये कहते हैं कि अगर कोई शरणार्थी किसी देश में आना चाहता है, और भारत के अगर मैं संविधान की बात करूं जिसका जिक्र आजकल इंडिया अलायंस के लोग बहुत करते हैं, तो हमारे कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई शरणार्थी भारत में आना चाहता है या उसे लेने की जरूरत है तो यह फैसला केंद्र सरकार का होगा। यह कोई राज्य सरकार तय नहीं करेगी, यह कोई ममता बनर्जी तय नहीं करेंगी कि भारत की धरती पर कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठी जब चाहे मुंह उठाकर आ जाए। रुद्राक्ष, देखिए, ममता बनर्जी का जो पक्ष है वो हमेशा से बोलते आए हैं और बोलेगा भी
बोलेंगे भी, पर ये बात ये है कि उनका पक्ष कुछ भी हो सकता है, उनका पक्ष तो देश विरोधी भी हो सकता है। देश में अगर भर दीजिए पूरे बांग्लादेशियों को, भर तो रखा ही है बंगाल के अंदर, और भर दीजिए और वोट बैंक बढ़ा दीजिए। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि अगर किसी भी बाहर के देशों से कोई भी आदमी बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स के या फिर कोई भी चीज अगर भारत में घुसता है, भारत से कोई भी चीज बाहर जाता है, तो इसका दायित्व किसके ऊपर आता है? ममता बनर्जी के ऊपर। ममता बनर्जी अभी बात हो रही है बांग्लादेशी मुसलमानों की जो भरमार आपने अपने राज्य में कर रखी है। आपसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने, उसके पहले कांग्रेस सरकार ने पूरा जनसंख्या संतुलन पश्चिम बंगाल का आपने खत्म कर दिया, खराब कर दिया है। अगर आपको आंकड़ों की बात करें, चलिए ठीक है रुद्राक्ष, मुझे मालूम है आप बिना आंकड़ों के नहीं मानेंगे। मैं आपको बता देता हूं, इंद्रजीत गुप्त जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, गृह मंत्री थे भारत के, बंगाल के रहने वाले थे, 6 मई 1997 को संसद में उन्होंने बताया था कि बांग्लादेशियों की संख्या करीब 1 करोड़ है। इसके अलावा बाद मनमोहन सिंह की सरकार, जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल थे, 14 जुलाई 2004 को संसद में उन्होंने बताया कि देश में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी हैं, जिनमें ज्यादातर बंगाल में रहते हैं। इसके बाद आती है मोदी सरकार। 16 नवंबर 2016 तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ मुसलमान बांग्लादेशी रहते हैं, और इसके अलावा वो और हैं जिनके अभी राशन कार्ड नहीं बने, जिनके आधार कार्ड नहीं बने, ये सब भी रहते हैं। हाँ, जनसंख्या, अब आप सुन लीजिए, अब आप जनसंख्या का संतुलन सुन लीजिए। अभी बात पूरी नहीं हुई है रुद्राक्ष, अभी आंकड़ों का खेल खत्म नहीं हुआ है रुद्राक्ष। 1951 में पश्चिम बंगाल के अंदर 19.8% मुसलमान थे। 2011 में इनकी संख्या 27% हो गई, और इसके अलावा बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं, वो अलग हैं। हिंदू 1951 में 78.7% थे, 2011 में 70.5% बचे हैं, यानी हिंदुओं की आबादी में पूरे 8.2% की गिरावट आई है। जबकि पश्चिम बंगाल में 7.2 मुसलमान बढ़ गए हैं। जबकि अगर इसकी तुलना भारत के आंकड़े से की जाए तो पूरे भारत में जो मुस्लिमों की जनसंख्या की वृद्धि का आंकड़ा 4.4 है, उससे कहीं ज्यादा, करीब करीब 2 गुना पश्चिम बंगाल में है, 7.2। क्या चाहते हैं? इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल बनाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल को आप लोग? नहीं, हम बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल के सराय है, पश्चिम बंगाल के धर्मशाला है कि जिसका मुंह उठा के आपके यहां जाएगा और फिर भारत उसको सहन करेगा। यही ममता बनर्जी थी, यही ममता बनर्जी थी जो 2005 अगस्त में संसद में फूट फूट कर रोई थी इन्हीं अवैध घुसपैठियों की वजह से, इन्हीं अवैध घुसपैठी बांग्लादेशियों की वजह से फूट फूट के रोई थी। और उस समय के जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनकी आसंदी के सामने कागज फेंक दिए थे, सारे देश ने देखा था। लेकिन जैसी सत्ता में आई बदल गई। वोट बैंक के लिए सब कर रहे हैं रुद्राक्ष, आप लोग वोट बैंक के लिए कर रहे हैं सब। अरे हम बोल रहे हैं ना, आपका प्रॉब्लम क्या है? मुसलमान से आपका प्रॉब्लम है या नहीं? वो हर अवैध घुसपैठिया, वो हर अवैध घुसपैठिया जो हिंदुस्तान के नागरिक का हक मांगने के लिए आता है, जो अपने लाभ के लिए आता है, जो हमारे बंगाल में घुसना चाहता है, जिसको आप पनाह देना चाहते हो, उससे मुझे आपत्ति है। अरे आप सुनिए ना, देश का जो बॉर्डर है वहां पे कौन आदमी घुसेगा, कौन आदमी बाहर जाएगा, ये किसका दायित्व है? ये किसके अंडर में आता है? ममता बिल्कुल केंद्र सरकार के अंदर में आता है। और लेकिन आमंत्रण देने का काम किसका है? आमंत्रण देने का काम किसका है? ठीक है, आपने जो बात कही, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी भी जुड़ चुके हैं। ये तो हवा में बातें बोल रहे हैं। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे पूछ लेते हैं। मेरा सवाल शिवम यह है कि जो ममता बनर्जी का जो बयान आया है, उस बयान के बाद जो किरकिरी हुई है, भारत और बांग्लादेश के संबंध जो बहुत मैत्रीपूर्ण थे, उस पर एक थोड़ा सा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब केंद्र सरकार की रणनीति क्या होगी? और जो घुसपैठियों का मामला जो रुद्राक्ष ने उठाया, उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घुसपैठ नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार की आपने पूछा कि इस पर क्या तैयारी है, जो वहां पर राज्यपाल है सीवी आनंद बोस, उन्होंने पहले ही इस पर रिपोर्ट मांग ली है कि ममता बनर्जी ने क्या कहा है और इस संबंध में आगे चीजों को लेकर जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब तक तो हिंदुस्तान में बेइज्जती कराते थे, अब विदेश में भी बेइज्जती कराने लगे। मतलब कमाल बात हो गई। केरला की सरकार विदेश सचिव नियुक्त कर देती है, ममता बनर्जी सीधा बांग्लादेशियों को जो है इन्विटेशन दे देती है। अब वहीं के विदेश मंत्री हसन महमूद कह रहे हैं कि ये तो भ्रम फैलाने वाली स्थिति कर रही है ममता बनर्जी।
और हिंदुस्तान की सरकार पाठ पढ़ाती तो शायद इनको बुरा लगता। देश का अपमान अभी हो गया था जब बीच में मत बोलिए। एक मिनट, रुद्रांग जी, आपकी बारी में आपने बोला, अभी आप शिवम को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा पूरी बात कहने का, प्लीज। यही बात अगर हिंदुस्तान की केंद्र सरकार कहती तो ममता बनर्जी को शायद बुरा लग जाता, लेकिन यहाँ पर जो है बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का जो बयान है वो भ्रम वाली स्थिति पैदा करने वाला है और उनको शायद नहीं पता कि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। ये बात विदेश सरकार कह रही है दूसरे देश की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री आपको हड़का रहे हैं और आपको अपने आप को कहीं शर्म नहीं आ रही है कि इस तरह की स्थिति पैदा करनी है आपको। आप जानते हैं आप एक राज्य है, आप जानते हैं आप भारत का हिस्सा है, आप जानते हैं ममता बनर्जी कोई प्रधानमंत्री नहीं है पश्चिम बंगाल की, आप ये भी जानते हैं पश्चिम बंगाल कोई अलग देश नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की चीजें करना क्योंकि आपको मुस्लिम अपीजमेंट करना है, क्योंकि जो अवैध बांग्लादेशी वहां पर रह रहे हैं आप उनको अपील करना चाहते हैं, आप उनको सीधा उनका कस्टोडियन बनना चाहते हैं, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द नॉर्म, अगेंस्ट द कानून है और आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। अब घुसपैठ के सवाल पर आते हैं। मैं मानता हूं कि 2006 की वो ममता बनर्जी जब खड़ी होती थी वेल में और कागज फेंकती थी स्पीकर की तरफ और स्थितियां जो बनती थी वो उनका स्टेटमेंट क्या था, एंड आई कोट, घुसपैठ पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा जनसंख्या असमानता का कारण है, ये आने वाले समय में देश के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा खतरा है और लेफ्ट की सरकार और कांग्रेस के लोग इसको मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये घुसपैठियों के भी बताइए, सरकार घुसपैठियों में प्यार क्यों कर भाई, क्या कर रहे हैं? इस बीच में कोई लाभ है क्या? रुद्रांग आपके बीच में कोई नहीं बोला, कोई लाभ नहीं है इस बात से। रुद्रांग कोई लाभ नहीं है इस बात से। रुद्रांग एक मिनट, रुद्रांग, शिवम जी एक मिनट, रुद्रांग आप जिस आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अगर मैं और आंकड़े निकाल लूंगा जो सुना दिए हैं, तो जो कांग्रेस के शासनकाल में जो शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में 60-70 के दशक में, उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी के दशक में जो शुरू हुआ, उसके बाद फिर वो जो जारी रहा, उसमें कमी काफी आ चुकी है। ये आंकड़े आपको मैं भेज दूंगा अलग से, शिवम अपनी बात कह सकते हैं। थैंक यू। तो विषय बहुत साफ है। घुसपैठिया मुझे लगता है उसके लिए देश की या राज्य की किसी भी सरकार का एक ही स्टैंड हो सकता है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण में जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार लगातार बढ़ती हुई आगे चली जा रही है, उनको कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की इस पर नजर है, राज्यपाल ने ऑलरेडी वहां पर रिपोर्ट मांगी है और इस तरह के बयान जो है हिंदुस्तान और उसकी सॉवरेनिटी के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ठीक, हमारे साथ अबू शर्मा भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बंगाल कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। और अबू, हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी टीएमसी हो और कांग्रेस बंगाल कांग्रेस हो, इसके बयानों में कई बार मतभेद रहते हैं, हालांकि आप सहयोगी हैं। आपको क्या लगता है जो बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश के शरणार्थियों को लेकर जो आमंत्रण पत्र, इनविटेशन जो दिया था एक तरह से ममता बनर्जी ने, उसे लेकर कांग्रेस और खासकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो बयान सही था? क्योंकि अब भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भी उसका असर पड़ा है, इसलिए बात महत्वपूर्ण हो जाती है। अबू, इसी में आपको इतिहास में पहले जाना पड़ेगा जी। और जब इंदिरा गांधी एक नया राष्ट्र तैयार करने की कगार में खड़े थे जी, उस वक्त अमेरिका सबसे ज़्यादा विरोध किया था। उस वक्त निक्सन और किसिंजर जो विदेश सचिव थे, लगभग हेनरी किसिंजर, हाँ किसिंजर, तो उन्होंने धमकी भी दी थी और रशिया को भी धमकी दी थी जो भाई ये मत करो, आप उसका आंतरिक मामले में दखल अंदाज मत करो। लेकिन उसके बावजूद पूरा इंडिया एक होकर उस टाइम पे जो लोग विपक्ष में थे, चाहे वाजपेयी जी हो और तमाम नेता हो, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर इंदिरा गांधी जी एक नया राष्ट्र बनाया था जी। तो अभी बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुआ जी, हाँ, उस हालत में उस जमाना में हम किसिंजर और निक्सन के साथ लड़के हमारा विदेश नीति को हमने शक्तिशाली करके हमने आज़ाद करवाया बांग्लादेश को। तो अभी जो वहाँ डिस्टरबेंस पैदा हुआ, तो सबसे पहले होम मिनिस्ट्री को इन जो बॉर्डर स्टेट है, उस स्टेट का जो मुख्यमंत्री है, उन सबके साथ बैठकर एक कोऑर्डिनेशन करना था और उस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से एक आगे का मतलब भारत का मित्र देश है, आज चाहे वहाँ किसी का भी निधन हो, कोई भी गोली चले, कुछ भी हो, तो वहाँ एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, ताकि ये जो ममता बनर्जी ह्यूमैनिटीज ग्राउंड में जो बात कह रहे हैं वो पैदा नहीं होता। वो यूनिवर्सल एक
भारत का बात होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। वो लैक ऑफ फेलियर है भारत सरकार की, नंबर 1। नंबर 2, आपने घुसपैठ का बात बोला, तो परिवर्तन का ये जो बहुमत खोने के बाद परिवर्तन का दूरदर्शन थोड़ा बदला है, और ये बहुत अच्छी संदेश है देशवासी के लिए। जो होम मिनिस्ट्री के अंडर पे आता है बीएसएफ, तो पिछले 10 सालों में वहाँ जितना भी घुसपैठ हुआ बंगाल में, वो फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री है। घुसपैठ कोई लोकल गवर्नमेंट का फेलियर नहीं होता है। घुसपैठ अगर हुआ 10 साल में, वो होम मिनिस्ट्री के फेलियर है। तो आज दूरदर्शन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में हुआ था, और उसके पहले जो सिद्धार्थ शंकर रे और इनके जमाने में जो हो रहा था, कांग्रेस का टाइम में इस तरह का सिद्धार्थ शंकर रे को हम जितना जानता हूँ, आंकड़े हैं मेरे पास, लैक ऑफ फेलियर हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन मैं सिद्धार्थ शंकर रॉय को सीधे नाम ही नेहरू परिवार के एक व्यक्ति जो असम के राज्यपाल होते थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सीधे असम सरकार, क्योंकि घुसपैठ का मामला पश्चिम बंगाल और असम दोनों से जुड़ा हुआ है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि इस तरह से जो है सरकार है, जो असम की कांग्रेस सरकार है, वो घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। ये कोई दबी छुपी बात नहीं रह गई अबू भाई, ये सबको मालूम पड़ गया। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में घुसपैठ की समस्या कांग्रेस के जमाने से थी। पहले आप सिद्धार्थ शंकर राय का नाम लिया, आप सिद्धार्थ शंकर राय को समझ लीजिए, कांग्रेसी लीडर को भी उन्होंने जेल में डाल दिया था अगर कहीं कोई गलती हुई। और उसके पहले प्रफुल्ल सेन थे, उसके पहले डॉक्टर विधान चंद्र, मुझे आप ये बताइए, जो मेरा मुख्यमंत्री थे, ये लोग मेरा मूल सवाल था, इतिहास से बाहर करते निकलते, मेरा जो आपसे मूल सवाल था, मेरा मूल सवाल आपसे ये था कि जो ममता बनर्जी का बयान है, क्या वो सीधे सीधे भारत की विदेश नीति में दखल देने का नहीं है? और इसका अंजाम भी हो रहा है, इसका नतीजा भी सामने है। जो एक बहुत मित्रवत हमारी सरकार है, शेख हसीना की सरकार, जिसके साथ भारत सरकार के साथ बहुत अच्छे संबंध है, चाहे भारत में किसी भी तरह की किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, शेख हसीना भारत की मित्र मानी जाती हैं। और ऐसे में इस तरह का बयान, जब एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देती हैं, तो क्या आप सहमत हैं इस बयान से? आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं ना। नहीं, मैं पहले ही बोला ना, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया वो सही था या नहीं था? भारत सरकार को आगे आना चाहिए था। नहीं, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया वो ठीक था या नहीं? हाँ या ना? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बात को आप सच्चे तो अधीर रंजन चौधरी हैं, आप सच्चे तो अधीर रंजन चौधरी हैं, कम से कम खुलकर तो बोलते हैं। नहीं, आपका सवाल का ही मैं जवाब दे रहा हूं। आप इस बात से डर गए कि ममता बनर्जी जो है, वो बंगाल कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बोलने लगी है। अबू जी, भारत सरकार क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? अबू जी, ममता बनर्जी, वहां तो हेमंत बिश्व शर्मा थे, वहां असम में हेमंत बिश्व शर्मा थे, वहां भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं। आप ये कहना, आप साफ बोलिए कि ममता बनर्जी ने ठीक कहा था, ठीक है बांग्लादेशी घुसपैठियों को आने दो भारत में, या तो आप ये कहिए, या आप ये कहिए कि ममता बनर्जी ने गलत बोला था। बीच का रास्ता क्या है? मैं ममता बनर्जी का पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, या ममता बनर्जी का पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है। मैं देश का रिप्रेजेंटेटिव हूं, कांग्रेस पार्टी का। मैं देश के नजर से बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नजर से बोल रहा हूं। ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुआ, ये बहुत बड़ा गलती हुआ। ममता ने जो बयान दिया सही दिया, मुख्यमंत्री हो, ममता ने जो बयान दिया सही दिया कि नहीं दिया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूं। समीर जी, आपने अबू जी की सारी बातें सुन ली। ये ना इस तरफ जा पा रहे हैं, ना उस तरफ जा पा रहे हैं, ना निगलते बन रहे हैं, ना उगलते बन रहे हैं। हम जो बताया, तो ये क्या चल रहा है बंगाल में? ये बंगाल किस दिशा में जा रहा है? मतलब जो हम देख रहे हैं, चुनाव के बाद हिंसा होती है, जिस तरह का व्यवहार चल रहा है, जिस तरह की विदेश नीति में दखल है, कभी बजट के नाम पर, ये जो एक तरह से बंगाल को अलग करने की कोशिश है, ये क्या, इसके पीछे क्या मानसिकता काम कर रही है समीर? देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुझे लगता है कि अपने आप को देश का प्रधानमंत्री मानने लगी है। वह ये मानकर चल रही है कि पश्चिम बंगाल अब एक अलग स्वतंत्र देश बन गया है, और वह डिसाइड करेगी कि बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की भारत की पॉलिसी क्या होगी। देश की अगर बंगाल की सीमा का देखें तो 4000 किलोमीटर के लगभग भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर सीमा है, जिसमें से 2100-2200 किलोमीटर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। आप याद कीजिए प्रकार, आपको तो हिस्ट्री का इतना ज्ञान है, आपका तो इतना अद्भुत हिस्ट्री पे पकड़ है। आप देखिए, जब 50 किलोमीटर की जब टेरिटरी बढ़ा दी थी बीएसएफ की गृह मंत्रालय ने कि भाई 50 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक का बीएसएफ को ज्यादा मिलेगा, तो यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने इसका स्वागत नहीं किया था। उन्होंने विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया था कि केंद्र सरकार ये वापस ले, बीएसएफ को ज्यादा अधिकार न दे, 50 किलोमीटर की उनकी लिमिट विड्रॉ करे, क्योंकि ममता बनर्जी जानती है कि वहां से जितने मुसलमान आएंगे, जितने रोहिंग्या आएंगे, जितने घुसपैठी आएंगे, उनकी राजनीतिक पकड़, उनका वोट बैंक उतना मजबूत होगा। बिल्कुल, यह एक राजनीति है ममता बनर्जी, जो अपने बंगाल की राजनीति के लिए पूरे देश का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर खराब करना चाहती है, और एक अपराधी वृत्ति के लोगों को
अभी आपने पता है आपको, जब इतनी बड़ी घटना घटी बंगाल में, संदेश खाली की घटना घटी थी, तो वो व्यक्ति कौन था जो इसके पीछे पूरा मास्टरमाइंड था, जिसे बाद में ममता बनर्जी बचाती रही और बाद में ईडी ने और सीबीआई ने जब गिरफ्तार किया तो वो बांग्लादेश से आया हुआ इंसान था। तो किस तरीके से वो बांग्लादेशियों को घुसपैठ कर रहा था, ममता बनर्जी के गुंडों के रूप में उनको ट्रेन कर रहा था और भारतीय गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का काम कर रहे थे। तो ममता बनर्जी को पूरे बंगाल में करना है। और अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, तो मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, आज तो उन्होंने लोकसभा में देखा होगा चरणजीत चन्नी का जो बयान आया था अमृतपाल को लेके, तो क्या वो सहमत है अमृतपाल के बयान से? अपनी पार्टी का बात बोल रहे कि जो चन्नी ने बोला है, क्या वो उस बात से सहमत है कि जिसको जिताया गया है वो खालिस्तानी समर्थक जो देश विरोधी गतिविधि करता है, क्या उसके साथ कांग्रेस साथ में है? तो मुझे लगता है कि अब देश का समय आ गया है प्रखर जी कि केंद्र सरकार तत्काल बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाए, जहां राज्यपाल सुरक्षित नहीं है, जहां राज्यपाल को घर से निकलने में डर लगता है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में आने के बाद अपने घर नहीं जा सकते, उन्हें गवर्नर के घर पर रुकना पड़ता है डर के मारे, उनकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। और जिस तरीके से बंगाल की हालत कर दी ममता बनर्जी ने, मुझे लगता है कि बंगाल को बचाने के लिए वहां राष्ट्रपति शासन एकमात्र उपाय है। ममता पे देश की जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी जनता से चुनी हुई नेता है, लेकिन वह देश हित में, बंगाल के हित में कोई काम नहीं कर रही है, वह देश को तोड़ने का काम कर रही है। बंगाल को जितना ममता बनर्जी से खतरा है, उतना ही हिंदुस्तान को ममता बनर्जी जैसी मानसिकता से खतरा है। ठीक है रुद्रांक, बहुत गंभीर आरोप है कि देश को तोड़ने का काम कर रही है ममता बनर्जी, ऐसा समीर चौगांवकर का कहना है। रुद्रांक, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? देखिए, बोलने का तो टैक्स नहीं लगता और बीजेपी वालों को काम करने का कोई इरादा नहीं लगता। अरे वो बीजेपी वाले नहीं, वरिष्ठ पत्रकार है। अरे नहीं, उनका तो बोलने का कोई टैक्स नहीं, उन्होंने जो बोला है ना, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, पूरा डेटा नहीं है, वो पूरा नहीं जानते। हम पहले ये बताना चाहते हैं, आपने जो पहले से बोला कि जो लास्ट 5 या 10 साल में देखा जा रहा है कि बाहर से बांग्लादेशी बंगाल में ज्यादा घुसते हुए दिखाई दे रहा है, और जो दायरे है वो अमित शाह जी और बीजेपी जो केंद्रीय सरकार के टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में आ रहा है, ये आपका रिपोर्ट बोल रहा है। रुकिए, आपका रिपोर्ट बोल रहा है। और ये जो अभी बोला संदेश खाली को लेके, वो पूरा फेक है, उसका वीडियो भी आ गया है, वो शायद नहीं जानते। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश में अभी जो बॉर्डर है, उसका जो एरिया है, वही बीजेपी, मतलब अमित शाह और उसका बीएसएफ से संभाला नहीं जाता, और एक्स्ट्रा 50 किलोमीटर लेके क्या करेगा? जितना है उतने में तो काम करके दिखाओ ना। जो देश का जो बजट है वो सही में सच में बांटो ना। जो आपके हाथ में है वो आपसे नहीं होता, आप सपना दिखाता है, ये होगा वो होगा। ये सब झूठी और झूठी सब वादे करते हैं और झूठे बात बोलते हैं। ठीक है, आपने कहा कि देश का जो बजट है, रुद्रांक सारा देश का जो बीजेपी के जो दलाल है, चोर है, वो ममता। एक मिनट, ये जो शब्द बोला ये आपत्तिजनक है। रुद्रांक प्लीज, ये शब्द बिल्कुल नहीं चलेगा, डीडी न्यूज की बहस है, भाषा की मर्यादा बना के रखें। आपको पूरी बात कहने का हक है, लेकिन जो भाषावली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही खेदजनक है। इस तरह की भाषा आप आगे से इस्तेमाल ना करें। तो फिलहाल में एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे बजट पर कि आखिर क्या सही में पश्चिम बंगाल के साथ बजट में कोई अन्याय हुआ है, या जो बजट मिलता है क्या उसका सही इस्तेमाल बंगाल में होता ही नहीं है। दोनों ही मुद्दे हैं, इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। देते हैं छोटा सा ब्रेक। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाय ब्रो, हाउ वाज योर वीक? यार सिविल का तो तुझे पता ही है, सेम ओल्ड रूटीन। व्हाट अबाउट योर्स? माइन Mine was as exciting as ever. Join the Indian Army. चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल
धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बंगाल के बवाल की बात कर रहे हैं। चाहे वो बांग्लादेश को लेकर ममता बनर्जी का बयान हो, चाहे बजट को लेकर भेदभाव बरतने का आरोप हो, लगातार ममता बनर्जी टीएमसी पश्चिम बंगाल खबरों में है। और अब हमने जो ब्रेक से पहले बात की थी वो बांग्लादेश को लिए उनको दिए के लेकर उनके जो बयान था उसको लेकर चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे बजट एलोकेशन को लेकर, जो आरोप लग रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को उतना ध्यान नहीं रखा गया, उतना पैसा नहीं मिला जितना कि वो डिजर्व करता है। शिवम, ये सवाल मेरा आपसे है कि ये जो आरोप लग रहा है कि अनदेखी की गई है, क्या सही में अनदेखी की गई है? लगातार 2 चुनाव बीजेपी हार चुकी है, विधानसभा का चुनाव हार गई और इस बार लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और इसलिए ये आरोप लग रहे हैं कि इस हार का बदला लेने के लिए पश्चिम बंगाल की अनदेखी की गई है इस बजट में। शिवम, नहीं, उल्टा इसका बहुत ज्यादा इको मेरी आवाज में है। अगर आप इसको प्रखर जी एक बार ठीक करा दें मुझे मेरी आवाज, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं संक्षेप में। शिवम, ये आरोप है कि बीजेपी, मेरी आवाज मुझे रिपीट हो रही है। मुझे आपका सवाल आ गया समझ जी। ठीक है, आप बोलिए। जी, थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां प्रखर जी नहीं संभव है, मैं अपने आप को ही रिपीट कर रहा हूं बहुत ज्यादा। इको आ रहा है, अगर मैं पीसीआर टीम से निवेदन करूंगा अगर ये इको की समस्या ठीक हो सके, आप अपने स्पीकर का एक बार वॉल्यूम कम कीजिए, आवाज शायद ठीक हो जाएगी। मैं फिर से कोशिश करता हूं एक बार बोलने की। खैर वैसे आवाज मेरी मुझे लौट कर आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करता हूं। देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन जो है बंगाल में रहा, इस वजह से इस तरह की स्थितियां हैं। उल्टा स्थिति इसके उलट है। जितनी भी केंद्र की नीतियां सारी बंगाल में जाती है, ममता बनर्जी कहती है नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। बंगाल में हमने कहा कि ममता दीदी आप एक काम करिए, आयुष्मान भारत बंगाल में आने दीजिए, कहते नहीं आने देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, चलिए पीएम किसान योजना आने दीजिए, कहते नहीं आने देंगे। हमने कहा चलिए स्वच्छ भारत अभियान आने दीजिए, कहते नहीं आने देंगे। हमने कहा सुकन्या समृद्धि योजना आने दीजिए, कहते नहीं आने देंगे। हमने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आने दीजिए, कहते हाँ उनको आने देंगे, लेकिन उसको बांग्ला सड़क योजना के नाम से बदल कर लाइए। खैर ये तो एक स्थिति हो गई, लेकिन अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो देने वाली बात है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो केंद्र सरकार के बजट से बना है, ताजपुर सीपोर्ट केंद्र के बजट से बना है, वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेसवे केंद्र के बजट से बना है, कल्याणी एयरपोर्ट केंद्र के बजट से बना है, वैदिक प्लैनेटोरियम मंदिर के केंद्र के बजट से बना है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कलकत्ता केंद्र के बजट से बना है, बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब केंद्र के बजट से बना है, बंगाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो नॉर्थ ईस्ट से होकर गुजरता है वो केंद्र के बजट से बना है। सारे प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कहता है? और अब इसके अलावा आ जाइए, जितना भी बजट है, शिक्षा का बजट है, स्वास्थ्य का बजट है, इसके अलावा ग्रामीण विकास का जितना भी बजट है, पैरेलल इक्वेशन सबके साथ जाता है। लेकिन इसके उलट मैं मानता हूं कि बंगाल के लोगों से ममता बनर्जी को इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि सोशल वेलफेयर चाहे राज्य का हो, चाहे देश का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, वो बराबर वहां के नागरिकों को मिले, ये बेहद जरूरी है। मेरी अब पीसीआर से रिक्वेस्ट है, मेरी आवाज अभी भी बहुत ज्यादा मुझे आ रही है। मैं समझ सकता हूं आपकी समस्या, समझ सकता हूं मैं। रुद्रांग ने आपकी सारी बात सुन ली। रुद्रांग, जो शिवम कह रहे हैं कि जो भेदभाव का आरोप लगाया गया है पश्चिम बंगाल के साथ बजट में, वैसा कुछ नहीं है, बल्कि सरकार ने जिस तरह से अन्य राज्यों को दिया है, जो राज्यों की जरूरत थी, जिस तरह की पश्चिम बंगाल की जरूरत थी, उतना बजट उसे दिया गया है, ये कहना है। फिर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है रुद्रांग? देखिए, जो अभी बताया हुआ है कि जो राज्य में अभी देश में जीएसटी लगा हुआ है, जीएसटी का पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हुए जाता है, जो राज्य का होता है वहां से सेंट्रल के पास भेजा जाता है, सेंट्रल उसको वापस से देता है काम करने के लिए। तो ये किसी का पर्सनल पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। लेकिन आप इतना कुछ दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं। आपसे एक प्रश्न है कि आप मतलब जो मनरेगा और जो महिलाएं काम करके बैठी है घर में, उनका पैसा क्यों नहीं देते? जो लोगों को घर चाहिए, जिसका मिट्टी का बना हुआ घर है, उन लोगों को आप घर क्यों नहीं दे पा रहे? और आपसे ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपने जिस जगह में आपने पैसे दिए,
जो बिहार के बहुत सारे ब्रिज है, महाराष्ट्र के ब्रिज, एयरपोर्ट जो अभी टूटे फूटे गिर रहे हैं, तो यह इसमें जो आपने बजट लगाया और ये जो टूट गया, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? और इस बार का जो बजट है उसमें जो आम इंसान जो 10 या 20 या 25 हजार का महीने के कमाता है, उनको कितना बार कितना तरीके से टैक्सेस देना पड़ेगा, इसके जो पेचीदा में आपने मतलब आम इंसान को फंसा दिया, इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहते हैं? और आपने जो बोलेंगे कि बंगाल में कुछ मतलब कुछ गलत हुआ है जिसके वजह से आप पैसा नहीं देना चाहते, तो उसका जो रिटर्न वर्जन कहाँ है, आप क्यों नहीं दे पा रहे? ये आपसे मेरा प्रश्न है। ठीक है शिवम, आपने पूरी बातचीत सुन ली हो, अब आप जवाब दे दीजिए। देखिए, रुद्रांग जो है डेटा में बड़े कच्चे हैं, मेरी सहानुभूति है उनसे, उन्हें बहुत सीखने को मिलेगा उनके जीवन में आगे भी भविष्य में। लेकिन मेरे मित्र, ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं ना। 1,15,093 करोड़ रुपए अगर रोड वर्क्स के लिए जा रहे हैं तो उसमें क्या राज्य में नहीं जाएगा? नहीं, कुछ नहीं है। रुद्रांग, मेरा आपसे निवेदन है, रुद्रांग प्लीज सुन लो, रुद्रांग सुन लो ना, रुद्रांग रिक्वेस्ट सुनिए ना, बात तो सुन लो। लड़ना नहीं है, आप टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। आप इस वक्त बीच में बोलेंगे तो शिवम को आवाज नहीं पहुंचेगी। टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि शिवम के साथ ऑडियो में प्रॉब्लम है, आप बीच में बोलेंगे तो और डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। वो जब अपनी बात खत्म कर ले तब आप रुद्रांग बोले, आपको पूरा मौका मिलेगा। इसके अलावा मैं अबू के पास भी जाऊंगा इस विषय पर। पॉलिटिकल चिल्ला चिल्ली अपने तरीके से एक विषय हो सकता है, लेकिन ये बजट का विषय है तो चिल्ला चिल्ली चलेगी नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 1,15,093 करोड़ रुपए जो रोड वर्क्स के लिए जा रहे हैं उसमें क्या बंगाल में नहीं जाएगा क्या? 70,163 करोड़ रुपए जो जल जीवन मिशन के लिए जा रहे हैं वो बंगाल में नहीं जाएगा क्या? 60,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 60,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है वो वहां नहीं जाएगा क्या? 2,05,250 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जाएगा, वो वहां नहीं जाएगा क्या? 1,68,464 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिए जा रहे हैं, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होकर जो राज्यों में नहीं जाएंगे क्या? 45,000 पोषण आधारित सब्सिडीज पर जा रहे हैं, 45,000 करोड़, 84,600 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना के तहत, और बहुत सारे हैं। मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन पॉइंट ये है मेरे मित्र कि यहां पर आधे से ज्यादा योजनाएं तो ममता बनर्जी रोक के बैठ जाती हैं, जो बाकी जा रही हैं उसको आप कहते हैं हम दे नहीं रहे। और एक और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर एक नाम लेने वाला विषय बहुत चल रहा है, वो हालांकि रुद्रांक ने नहीं उठाया कि हमारे राज्य का नहीं लिया, हमारे राज्य का नहीं लिया, हमारे राज्य का नहीं लिया। इस देश में अगर ये नाम लेने वाला ही विषय है तो मैं एक डेटा बस सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 2007 से 2014 के बीच में जितने भी बजट हुए उसमें गुजरात का एक बार भी नाम लिया ही नहीं गया था। तब के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत केंद्र सरकार को थी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो मतलब इंक्लूसिव काम नहीं करते थे क्या? 28 राज्य और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज है हिंदुस्तान में, अगर सबके नाम लोगे तो 1.5 घंटा तो पहले उसी में चला जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि लेकिन इसका ये नहीं है कि वेलफेयर की स्कीम्स और पैसा नहीं जा रहा है कहीं और। ठीक है अबू, चूंकि आप देखा जाए तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन बंगाल के अंदर खटपट चलती रहती है थोड़ी बहुत टीएमसी और कांग्रेस के बीच में। ये जो बजट आया, इस बजट को लेकर के आपको लगता है कि क्या अनदेखी की गई है बंगाल के साथ? जितना बजट जितना बंगाल डिजर्व करता था उतना उसको मिला नहीं, क्या आप मानते हैं अबू इस बात को? सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ ये इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस नहीं, ये सरकारी चैनल है और आप भारतीय जनता पार्टी का भाषा का इस्तेमाल यहाँ मत कीजिए। अबू सरकारी अबू जी, अबू जी, सरकारी चैनल। अबू जी सुनिए, जो मेरी इच्छा होगी मैं बोलूंगा, और आपके पहले 15 और प्रवक्ता आके बोल चुके, आज तक झुका नहीं पाया मुझे। इंडिया मैंने सुनिए ना, कोई ना झुका पाया मुझे अभी तक। आप 15वें प्रवक्ता हैं जो मुझसे बोल रहे हैं, और 15 की 15 को मैंने मुंह पर बोला कि मेरी इच्छा होगी मैं हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा। सरकारी चैनल में बैठ के आप बोल नहीं सकते हैं, अदालत चले जाइए, टाइम नहीं है बस हमारे पास, जनता निर्णय करेंगे, तो टाइम मिला है, जो टाइम मिला उसको सदुपयोग कर लीजिए अपनी बात बोलने में। करेंगे इंडिया मत, ठीक है। इंडिया अलायंस के प्रवक्ता आप जो हैं अबू शर्मा जी, आप बताइए कि जो बंगाल को लेकर जो आरोप लग रहा है कि बजट में अनदेखी की गई, बंगाल को उसका हिस्सा नहीं मिला, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मेरा सवाल आपसे ये है। इस बार का लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा कामयाबी जहां से मिली जी, वहां का जनता इतना विपरीत परिस्थिति में भी जो मोदी जी और अमित शाह जी के साथ रहे नॉर्थ बंगाल में जी। अब बिहार को 11,500 करोड़ रुपया दिया बाढ़ के लिए, असम को दिया, क्या नॉर्थ बंगाल में बाढ़ नहीं होता है? तो नॉर्थ बंगाल में प्रधानमंत्री जी इतना जाते हैं, वहाँ का जनता के साथ उनका भावुक संबंध है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही नीति है, ले लो सब कुछ जनता से, लेकिन जनता को कुछ मत दो। जो उनका जिताया
कम से कम उनको तो जिताना चाहिए, उनको तो देखभाल करना चाहिए। एबीए गनी खान चौधरी जी मालदा जिला में उन्होंने जो काम किया था रेलवे में नौकरी के मामले में, जो भी विकास के मामले में, और लंबे समय तक चुनाव भी जीते हुए। आज भी वो न जाने कितना साल हो गए, हमारा आदरणीय गनी खान जी गुजर गए, आज भी हम मालदा से जीतते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से आपको बता के जा रहा हूं, जिस तरह से इस बजट में नजरअंदाज किया गया, दक्षिण बंगाल तो छोड़ दीजिए, उत्तर बंगाल को भी जिस तरह से नजरअंदाज किया गया, आने वाला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 35 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा। आप मिला लेना, 35 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा। और शिवम जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपने जो बोला गुजरात का नाम नहीं लिया, ये जो जिस गुजरात मॉडल के भरोसे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने, वो गुजरात में जो भी विकास हुआ था, क्या वो सिर्फ केंद्रीय सरकार का सहयोग भी ना, 2004 से लेकर 2014 ये जो लंबा सफर है, तो वहां जो विकास हुआ था शिवम जी, तो वहां केंद्रीय सरकार का कोई सहयोग नहीं था। अकेले मोदी जी, जैसे आपने बोल रहे हैं ममता बनर्जी अपना निजी मनमानी चला रहे, तो क्या मोदी जी बिना केंद्रीय सरकार का सहयोग में कर लिए थे? क्या कोई सहयोग नहीं किया था? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, आप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। गुजरात में कुछ नहीं हुआ तो मोदी जी जवाब तो ले लीजिए। मैं कह तो रहा हूं, नहीं ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का 400 वाला टी शर्ट नहीं देख रहे शिवम जी, 400 वाला टी शर्ट। अब जीत गए, सरकार बन गई, उसके बाद भी क्या चाहते हो? हर रोज कार तो नहीं लानी है भाई। हम सोचा 2029 के पहले पहनेंगे अबू जी, 2029 के पहले पहन के आएंगे। नहीं बिल्कुल पहन कर आएंगे। अब एक चीज बताता हूं आपको, इन्होंने कहा कि चलिए वो टी शर्ट में आप अच्छे लगते थे। प्लीज आप बोलने तो दीजिए। 2000 जब प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री थे गुजरात में, और मुख्यमंत्री लगातार उन्होंने काम किया लंबे 12 साल तक, तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई कि कांग्रेस का हमें समर्थन नहीं मिला। बहुत समर्थन मिला मोदी जी को। जितना समर्थन कांग्रेस का मिला है उससे ज्यादा तो दुनिया में किसी का मिला ही नहीं आज तक। फर्जी केसेस उन पर लगा दिए, झूठे केसेस लगाकर इन्वेस्टिगेशन उनसे कराई, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा गढ़ दिया, पूरे देश से लेकर दुनिया में उनके खिलाफ चले गए। गुजरात मॉडल का बात हो रहा है, को चिट्ठी लेकर चले गए। गुजरात मॉडल में व्यक्ति के खिलाफ और कितनी नफरत निकालेंगे? अरे अबू जी, ग्राफिक्स जो चल रहा है वो देखिए, बंगाल को क्या क्या मिला है। दूरदर्शन न्यूज पर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में। 100 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देखिए, पढ़ते जाइए क्या क्या मिला है बजट में। जब तक शिवम अपनी बात कंप्लीट करेंगे तब तक आप ग्राफिक्स पढ़ लीजिए। थैंक यू। तो बहुत समर्थन मिला है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार की नीति है बजट में किसी भी राज्य के प्रति कोई भी भेदभाव का सवाल ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग इसको राज्य की अस्मिता बनाकर जानबूझकर राजनीति करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि नाकामयाब होंगे। और विषय बहुत साफ है, राज्य कोई भी हो वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। अरे हम उस सरकार का हिस्सा है जो सरकार नॉर्थ ईस्ट में इतनी बार पहुंच जाती है, इतनी बार पूरे 70 साल में 58 साल में कांग्रेस नहीं पहुंची। मेरे देश के प्रधानमंत्री अकेले पिछले 10 साल में 61 बार वहां पर जा चुके हैं। सारे देश के सभी प्रधानमंत्रियों को मिला लो तो वहां पर नहीं पहुंचे हैं। हम सबसे पहले मेघालय में 100 साल बाद ट्रेन लेकर पहुंचे हैं भाई। तो इस देश के जिस हिस्से में विकास नहीं था हम वहां तक पहुंच गए, और हर एक राज्य के हर एक छोटे छोटे हिस्से में पहुंचेंगे। उसके बाद भी बहुमत तक नहीं पहुंचे। कांग्रेस नहीं है, उसके बाद आप तो सेंचुरी तक नहीं पहुंचे, 99 भी अटक गए, नर्वस 99 की शिकार हो गए। खैर, बहुमत तक नहीं पहुंचे। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहूंगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो भी पश्चिम बंगाल के लिए बजट में पहुंचता है, क्या उसका बजट का सही इस्तेमाल होता है या वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, जैसा कि आरोप लगता है। इस पर चर्चा करेंगे और इसको लेकर मैं सवाल पूछूंगा समीर से। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। युवाओं को कैसे स्किल्ड बनाएगा बजट 2024? युवाओं के लिए कौन सी आई हैं नई स्कीम्स? एमएसएमई को कैसे मजबूत करेगा ये बजट?
छोटे कारोबारियों को कैसे होगा इस बजट से फायदा। देखिए बजट 2024 MSME और स्किल स्पेशल आज शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर बवाल की, जो बांग्लादेश को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद अब बजट की भी बात हो रही है, बजट में अनदेखी की गई है। सवाल मैं समीर से पूछना चाहता हूं। समीर, आपने सारे लोगों की बातचीत सुन ली है और बार बार जो कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, जो टीएमसी ने भी आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि बजट जो है वो दिया नहीं गया है बंगाल को जितना कि मिलना चाहिए था, अनदेखी की गई है। मैं आपसे सवाल पूछूं, जो मेरा सवाल है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़े मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूं, खासकर कांग्रेस प्रवक्ता अबू के लिए और टीएमसी प्रवक्ता रुद्रांक के लिए। जो 2024 और 25 का जो बजट आवंटन है वो 93,827 करोड़ रुपए है बंगाल के लिए, और अगर हम पिछले साल की तुलना में करें तो ये 8,391 सॉरी माफ कीजिएगा 83,091 करोड़ रुपए था, जो पिछले साल के मुकाबले 10,736 करोड़ रुपए ज्यादा है। आम जनता को अगर समझाने के लिए कहें तो पिछले साल की तुलना में इस बार केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए 10,736 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो यूपीए सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल को 58,000 करोड़ रुपए मिले थे। ये यूपीए सरकार मतलब जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें 58,000 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन सिर्फ पिछले 9 साल में जहां पर एनडीए की सरकार है अब तक 2 लाख करोड़ रुपए की अधिक राशि मिल चुकी है। आवास योजना की बात की जाए तो मनमोहन सिंह की सरकार के समय 4,000 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं मोदी सरकार के दौरान अब तक पिछले 9-10 साल में 30,000 करोड़ रुपए करीब पश्चिम बंगाल को दिए जा चुके हैं। बड़ा अंतर नजर आ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि रुद्रांक और अबू जी मेरी बात सुन रहे होंगे। और अगर सिर्फ रेलवे की बात करूं तो चालू वित्तीय वर्ष में पश्चिम बंगाल को रेलवे के लिए 13,941 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2009 से लेकर 2014 यानी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसमें इसका आवंटन सिर्फ 4,380 करोड़ रुपए था। मतलब एक वित्तीय वर्ष में रेलवे में मोदी सरकार ने 13,941 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को दे दिए और 5 साल में यूपीए सरकार ने सिर्फ 4,380 करोड़ रुपए दिए थे। समीर, ये आंकड़े बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि ये आंकड़े तो बताते हैं कि पश्चिम बंगाल को उसका हिस्सा मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल, बड़ा आरोप यह लगता है कि केंद्र सरकार का जो पैसा पश्चिम बंगाल में जाता है वो आम जनता तक, जनता की भलाई तक नहीं पहुंच पाता है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, या जो एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें एक जंग लग चुकी है उसकी भेंट चढ़ जाता है। समीर, देखिए केंद्र सरकार से जो पैसा जाता है वो कहाँ जाता है बंगाल में? आपने देखा होगा पार्थ चटर्जी जो मंत्री थे उनके घर के अंदर करोड़ों रुपया निकला था। कितने मंत्री है, कितने विधायक गिरफ्तार हुए ईडी की जांच में, सीबीआई की जांच में, जिनके पास इतना पैसा निकलता है। और सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, बंगाल से जुड़ा हुआ झारखंड में भी आप देखो आलमगिरी आरम के पास कितना पैसा निकला था अभी कुछ दिनों पहले। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये वही पैसा है जो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, राजीव गांधी की याद दिलाई थी कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे गायब होता है। बिल्कुल, यह प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी है कि 1 रुपया बेचते हैं तो पूरा 1 रुपया वो प्रदेश तक बेचते हैं, लेकिन प्रदेश जब उसके सत्ता के पास जाता है तो वो जनता के पास 10 पैसा जाता है, 90 पैसा जो है वो मंत्रियों को, विधायकों को, ब्यूरोक्रेसी की जेब में चला जाता है। और ये तो बंगाल के अंदर 1977 से शुरू हुए, 45 साल हो गए बंगाल को। 1977 में लेफ्ट की सरकार आई थी, 2011 तक लेफ्ट ने लूटा केंद्र के पैसे को, 2011 से ममता निर्बाध केंद्र सरकार के पैसे को। फिर ममता बनर्जी बैठकों में नहीं आती, पीएम से मिलने से बचती है, नीति आयोग की बैठक में आने से मना कर देती है। तो भाई आपको अगर कोई समस्या है, आपको बात करना है तो आप नीति आयोग की बैठक में आइए, मुख्यमंत्री की बैठक में आइए। जी, नीति आयोग की बैठक में इस बार तो शामिल हो रही है अपनी आवाज उठाने के लिए। वो नहीं आ रही तो प्रधानमंत्री से मिले, और इतना पैसा जब आपको मिल रहा है इतना जान जा रहा है, आप पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो आपको पैसा दिया वो कहाँ गया? बार बार ईडी को जाना पड़ता है, बार बार सीबीआई को जाना पड़ता है, सारा पैसा भ्रष्टाचार केस में जा रहा है। और यही राज्य बंगाल के अंदर लेफ्ट ने शुरू किया था, उसे ममता बनर्जी आगे लेके जा रही है। मुझे लग रहा है कि बंगाल को पैसा तरह बंद कर देना चाहिए, जब तक जो पैसा गया है उसका हिसाब ममता बनर्जी ना दे दे। ठीक है रुद्रांक, ये बड़ा आरोप है कि पश्चिम बंगाल को बजट तो मिलता है, भले ही आपकी नजर में बजट कम हो,
वो जो एलोकेशन कम हो, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि हम लगातार खबरें सुनते हैं पश्चिम बंगाल से आने वाले भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें, और जब केंद्रीय एजेंसियां उस पर कार्रवाई करने जाती हैं तो किस तरह से उनके ऊपर हमले किए जाते हैं वो भी सारा देश देखता है। तो ये बंगाल की छवि के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ ये कहना कि हमें बजट नहीं मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा, और जो पैसा मिल रहा है उसका गलत इस्तेमाल, ये गंभीर आरोप है। रुद्रांक, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि ईडी सीबीआई किसी को ग्रेफ्तार किया, उसको पूछताछ किया, एक साल हो गया, वो अंडर उसका मतलब उन लोगों के अंडर में है, पूरा एकदम सर्च हो रहा है, रिसर्च चल रहा है, पूरा एकदम ढूंढ के कहीं से भी एक भी एलिगेशन निकल के नहीं आया, एक भी कोर्ट में जाके एक भी प्रमाण नहीं दे पाया। ये है टीएमसी के नेताओं जिनके खिलाफ इन लोग बोलते हैं लेकिन प्रमाण नहीं दे पाते। ठीक है रुद्रांक, समय का अभाव, इसलिए रोक रहा हूं आपको बीच में। दूसरी बात, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, चलिए मैं मान लेता हूं कि ये भी सब मामले कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि करप्शन हुआ है, लेकिन जो बजट आ रहा है, जो बजट एलोकेशन हो रहा है, जिस स्कीम में बजट हो रहा है, उसका इस्तेमाल, जो उसकी स्पीड होना चाहिए, जो उसकी एक्यूरेसी होना चाहिए, उसमें पश्चिम बंगाल फिसड्डी साबित होता है, ये आंकड़े बताते हैं। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, तो लेकिन थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जो उन्होंने बोला कि हमारे एक नेताओं के घर से करोड़ों का रुपए मिला है, उनको हमने दल से निकाल दिया, लेकिन जो बीजेपी वालों है, यहाँ पे जो नेता को पैसे लेके ऐसे हाथ में पैसे लेते हुए दिखा गया है, उनको नेता बना देते हैं। जो आज किसी को चोर बोलते हैं, कल उसको नेता बना देते हैं। और बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी वालों ने अभी भी रिटर्न में कहीं भी नहीं लिखा कि बंगाल में पैसा जो है वो जो मतलब आम आदमी उनके पास नहीं पहुंच रहा है, स्कीमें नहीं पहुंच रहा है, पैसा नहीं जा रहा है, काम नहीं हो रहा, ये रिटर्न में नहीं दिया। और पैसा चलिए, अब आप रिटर्न में मांग रहे हो तो रिटर्न पढ़ के दिखा देता हूं। पैसा नहीं देंगे, ठीक है, क्यों नहीं देंगे, इसमें भी रिटर्न में कुछ नहीं दिया। रुद्रांक, अब रिटर्न में मैं बता देता हूं, आपने रिटर्न की बात की, चलिए रिटर्न मेरे पास पड़ा हुआ है। बंगाल को जल जीवन मिशन के तहत 2023-24 में 19,595 करोड़ रुपए आवंटित हुए। कार्यान्वयन माने इसका जो इसको जमीन तक पहुंचना था बहुत धीमा है। योजना का राष्ट्रीय औसत स्तर जो है वो 68% है, वहीं राज्य में सिर्फ 38% काम हुआ है। 2023-24 में अक्टूबर महीने तक कुल लक्ष्य का सिर्फ 10% आप हासिल कर पाए। इतनी अच्छी योजना का सत्यानाश कर दिया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब आप मनरेगा का सुन लो, 25 लाख जॉब कार्ड थे जो फर्जी पाए गए। पीएम आवास योजना इतनी अच्छी योजना है, गरीबों के लिए योजना है, सर्वधर्म सर्व विकास की योजना है, सबका साथ सबके विकास की योजना है। आपके राज्य में आपकी सरकार ने 17 लाख ऐसे लोगों को इस योजना में शामिल कर लिया जो इस योजना के पात्र ही नहीं थे। यह धांधली है एक तरह की। घोटाला राशन वितरण में भी, सुन लीजिए, घोटाला राशन, अरे रुद्रांक सुन तो लीजिए, आपने कहा लिस्ट ना, तो लिस्ट मेरे पास है। घोटाला राशन वितरण में जिस तरह का हुआ है वो भी आरोप है। आकांक्षी जिला योजना बहुत ही शानदार योजना है, विरोधी दल भी उसकी तारीफ करते हैं। पश्चिम बंगाल में उस योजना को लागू ही नहीं करने दिया गया। मछुआरों के लिए मत्स्य पालन जो पश्चिम बंगाल में करते हैं, बड़ा उनके लिए एक उद्योग है, ग्रामीणों के लिए, उनके लिए किसान कार्ड जारी हुए, वो किसान कार्ड भी उन तक नहीं पहुंचे। तो ये स्थिति है। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेना होगा, और ब्रेक के बाद मैं चर्चा करूंगा इस विषय पर कि आखिर जो बजट के नाम पर ना केवल बंगाल बल्कि जो बंटवारे की राजनीति चल रही है, इसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। 4,380 करोड़ रेल को दिया, यूपी 1 यूपी 2। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते जा। नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिन जगह अलग टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद 5 की पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबू, मैं संक्षेप में आपसे सवाल पूछूंगा और संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा, समय का अभाव है।
अभी जो आरोप लग रहे हैं, दो तरह के आरोप पश्चिम बंगाल सरकार पे लगते हैं। एक तो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, दूसरा लगता है कि केंद्र का जो बजट आ रहा है उसको सही ढंग से उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, उसमें ढिलाई बरती जाती है। क्या इस आरोप से आप सहमत हैं? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। हाँ, मेरा पहला जवाब ये है, पश्चिम बंगाल में विकास के कार्यों में जो पैसा जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, वो केंद्रीय सरकार भेज रहा है, वो खर्चा नहीं हो रहा है, कहीं कहीं वो वापस चला जाता है, कहीं खर्चा नहीं होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का पिछले बजट का 54,000 करोड़, उसमें 15,000 करोड़ तो हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा नहीं कर पाया। तो ये नाकामी दोनों तरफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी राजनीति करते हैं। सिर्फ चाहे गृह मंत्री हो, कहीं नगर पालिका का चुनाव में चले जाते हैं, प्रधानमंत्री हर स्टेट में 25 बार 30 बार विधानसभा चुनाव में डेली पैसेंजरी करते हैं। तो ये जो देश का विकास के लिए ये सिर्फ सपना दिखाता है, 47 का विकास करेंगे। 2002 में हम बैगन खरीद नहीं पा रहे, बैगन इतना महंगा हो गया, और आप सोना का कीमत कम कर रहे, सोने चांदी का। पहले बैगन खरीदने का स्थिति में तो देश को लाओ। बंगाल पे रही है, समय तो कमी। ये फेल्योर है, ये फेल्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। 54,000 करोड़ खर्चा नहीं कर पाया, और जो पेट्रोल डीजल से 32,000 लाख करोड़ रुपया उठाया, रोकना पड़ेगा, उसका तो कोई पता नहीं। अब मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। आप बात अच्छी कह रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा, समय की कमी है। तो फिलहाल इस बहस को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप चारों मेहमान जो हमारे साथ शरीक हुए इस बहस में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 5वीं पंचायत में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़। हेलो।